आपके और हमारे दिलों को मिला दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि हम हक के रास्ते पर चलें, मुस्लिमों को इंसाफ दिलाएं और जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर उसका बेगा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए उन लोगों से छुटकारा दिला दे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ आपका ये मेरे तरफ फूल अच्छे नजर नहीं आते क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है कांटों के दरमियान बोलने की। दुश्मनों के दरमियान में ठहर कर बोलने की आदत हो गई, कांटों के चुभने का अंदाजा नहीं होता, मगर आज फिरोजाबाद में फूलों को देखकर ताज्जुब होगा क्योंकि हमारे आने से पहले बहुत से लोग हमारी राह में कांटे दिलाने की कोशिश किए, मगर जो हमारी राह में कांटे दिखा रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप जरूर दिखाइए। आपके कांटे दिखाने से मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मैं उस अजीम 1400 साल पहले बल्कि बरसों पहले जिसकी राह में कांटे बिछाए गए थे, जिनके उबरने मुबारक पर पत्थर फेंके गए थे, जिनके जिस्म मुबारक पर कचरा डाला गया था, उन्होंने हम तमाम को एक पैगाम दिया कि देखो कभी अपना रास्ता बदलना नहीं, चाहे तुम पर कचरा डाला जाए, चाहे तुम पर पत्थर बरसाए जाए, चाहे तुम्हारी राह में कांटे बिछाए जाए या फिर तुमको आग के तूफानों से गुजरना पड़े, मगर कभी अपने रास्ते को तब्दील नहीं करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सऊदी ओवैसी आपसे सिर्फ यही कहने को आया है कि मैं अपना रास्ता बदलने वाला नहीं हूं। जाहिर है कि जो मैं रास्ता चुना हूं, जो रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे बहुत सी बातें समझने में मिलती हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर मैं बड़ी इज्जत के साथ और अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि याद रखिए, मैंने अपनी जान का सौदा कर चुका हूं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस दुनिया से जाऊंगा। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह खैर व मन की सोबतें लिखा होगा, हो सकता है कि मुझे और मसाइल और मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर जो लोग ये समझते हैं कि मुझे खाक और खून के दरियाओं में डालकर या खैर व मन की धमकियां देकर या फिर मेरी राह में कांटे बिछाकर मेरे अज़म और हौसले को कमजोर कर सकते हैं, मैं इनसे बड़ी इज्जत के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप बड़े हैं, ताकतवर हैं, आप मेरी जान ले सकते हैं, आप मेरी गर्दन को काट सकते हैं, आप मुझे खैरोबन की सोबतों में डाल सकते हैं, मगर याद रखिए जब तक इस असदुद्दीन ओवैसी के जिस्म में जान का एक खतरा बाकी रहेगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। 65-70 साल गुजार दिए, डर डर कर हमने जिंदगी गुजारी, खौफ में जिंदगी गुजारी, कोई धमकी दे दिया तो हम डर गए। मैं आज फिरोजाबाद के वयूर नौजवानों से कहना चाहूंगा, बड़ी इज्जत के साथ हमारे बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, क्या हम अपने हक को मनवाएंगे,
अब हम अपने हक की मुतालबा नहीं करेंगे। हमारे हुकूक क्या है वो दुनिया जानती है। आज वक्त आया है कि हम अपने हुकूक को मनवाएं। आज वक्त आया है कि हम अपनी बात को मनवाएं। और मैं आज आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूं कि यकीनन एक इंतखाबी जलसा है। मैंने आपके सामने ये कहा कि हमको अपने हुकूक को मनवाना है। वो कौन से हुकूक हैं? असदुद्दीन अवैसी जमीन के नीचे की बात नहीं कर रहा है। असदुद्दीन अवैसी आसमानों की बात नहीं कर रहा है। असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान के संविधान की बात कर रहा है। और दुनिया की कोई ताकत मुझे संविधान की बात करने से रोक नहीं सकती। मैं चैलेंज कर रहा हूं, रोक कर बताओ। मैं अपने हुकूक अगर मनवाना चाहता हूं, अब हम अपने हक के लिए भीख नहीं मांगेंगे। 70 साल हो चुके हैं कि हम इन तमाम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के पास जाकर इनसे भीख मांगते रहे, पूछते रहे कि ये हमारा काम है कर दीजिए, ये हमारा काम है कर दीजिए। आज असदुद्दीन अवैसी आपसे बात कहने को आया है कि संविधान आपसे कहता है जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। मेरे गयूर नौजवानों, ये संविधान तुमसे कह रहा है। जिन्होंने संविधान को बनाया वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आज मांगने का वक्त नहीं है, अपने हुकूक को मनवाने का वक्त है। और याद रखो, हमारे हुकूक जब हम मनवाएंगे, जब आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगी, जब आवाज बेबाक होकर बोलेगी, वो आवाज बेखौफ होकर बोलेगी, वो आवाज इन मजलूमों की तर्जुमानी जब करेगी, वो आवाज जब इन गरीब और गयूर नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी, वो आवाज जो बुजुर्गों के उम्मीदों को पूरा करने के लिए उठेगी, वो आवाज जब उठेगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, तो फिरोजाबाद के गयूर मार बहनों के कलेजे को सुकून पहुंचेगा कि चलो आज तक एक आवाज उठी है जो मेरे कलेजे को सुकून पहुंचा सकती है। ये काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन करना चाहती है कि नौजवानों की उम्मीदों को पूरा किया जाए, बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा किया जाए, हमारी माँ और बहनों को सुकून पहुंचे, हमको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन करती आई है। मैं कोई सियासत में नया नहीं हूँ। 55 साल से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा ले रही है। 1960 में पहला असेंबली इलेक्शन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में जीता था। आज जो लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम ये लगाते हैं कि जैसा कि मैंने कल आगरा में कहा था, रोज कोई ना कोई अखबार के सहाफी मुझसे फोन कर कर इंटरव्यू लेते हैं या फिर पूछते हैं मुझसे, और जो ज्यादा सेकुलर होते हैं वो मुझसे सवाल करते हैं, ओवैसी साहब आप यूपी जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जा रहा हूं। बोले क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊं? बोले नहीं, अब ये बड़ा अहम इलेक्शन है। मैंने कहा कौन सा इलेक्शन अहम नहीं होता? जिला परिषद का इलेक्शन भी है होता, कॉर्पोरेटर का इलेक्शन भी है होता, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी है होता। तो आवाज आती है जो ज्यादा सेकुलर होते हैं। आप हमारे सवाल का मतलब नहीं समझे। मैंने कहा मैं आपके मतलब को जानता हूं। आप अपने मतलब की बात कर रहे हैं, आप अपने मफाद की बात कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल करके अपने लालच को दिखा रहे हैं और आप मुझे ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो सेकुलरिज्म का क्या होगा। तो फौरन वो कहती है कि हाँ हाँ सेकुलरिज्म का क्या होगा। मैंने उनसे पूछा कि मेरे भाई जरा ये तो बता दो कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी क्या ओवैसी पर है। तो कहा नहीं नहीं, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा याद रखो
मैं तुम्हारे घर का मजदूर नहीं हूँ कि सेकुलरिज्म के बोझ को उठाऊंगा। मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुआ कि तुम्हारी अजमत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए मैं 65 साल से तुम्हारी गुलामी कर रहा हूँ। आज ये बोझ मैं नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि बोझ मैं उठाकर इन तमाम लोगों के ऑफिस के सामने रखकर आया हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीएसपी हो। ये लो, ये बोझ तुम्हारा है। तुमने 65 साल तक मेरे कंधे पर सेकुलरिज्म का बोझ रखकर मुझको धोखा दिया। जब मैंने कहा कि मुझे फिरोजाबाद में डिग्री कॉलेज चाहिए तो तुमने डिग्री कॉलेज नहीं दिया। जब मैंने कहा मुझे पीने का पानी चाहिए तो तुमने नहीं दिया। जब मैंने अस्पताल का मुतालबा किया तो तुमने पुलिस स्टेशन को खोल दिया। जब मैंने कहा कि बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल को खोल दो तो आपने शराबखानों को आबाद कर दिया। जब मैंने इंसाफ की बात की तो आपने जुए खानों को आबाद कर दिया। अब ये सेकुलरिज्म को मैं उठाने वाला नहीं हूँ। मुझे ये समझता हूँ कि सेकुलरिज्म के माने क्या है मुझे बता दो। आज अगर आप देखेंगे तो सेकुलरिज्म के नाम पर हम मजलूमों को लूटा गया। सेकुलरिज्म के नाम पर हम वोट डालते गए, इख्तियार किसी के पास रहा, उनकी इज्जत और अजमत में इजाफा हो गया, मगर हमारे मसाइल वही के वही रहे। आज फिरोजाबाद की आवाम के सामने असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अदना गुलाम और सिपाही के तौर पर कह रहा है कि मेरे भाई सिर्फ इलेक्शन के वक्त सेकुलरिज्म याद आता और जैसा इलेक्शन खत्म हो जाता कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं करता। आज हमारे वोट को हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार की कुर्सियों को बचाने के लिए, दोबारा सत्ता में आने के लिए आज फिर से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के नाम निहार सेकुलर पार्टियों से कि मुझे जरा मतलब तो बता दो तुम्हारे सेकुलरिज्म का क्या है। आज मैं फिरोजाबाद आ रहा हूँ तो ये लोग कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि देखो एक शख्स आ रहा है, शेरवानी पहनकर आ रहा है और वो आकर वोट काटेगा, वो आकर सेकुलरिज्म को कमजोर करेगा, वो आकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। हाँ, ये बात सच है कि मैं शेरवानी पहनता हूँ, ये बात सच है कि मुझे फख्र है कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है और मेरे सर पर टोपी है। अगर आपको मेरे कपड़ों से नफरत है तो मैं अपने कपड़े तुम्हारे लिए उतारने तैयार नहीं हूँ, मगर मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि अगर तुम मेरे कपड़ों पर और मेरे जिस्म पर तनकीद करोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब कुदरत तुम्हारे कपड़ों को तुम्हारे जिस्म से फाड़ कर हो जाएंगे। इख्तियार तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। आज हम पर इल्जाम लगाने वालों कहते हैं कि ये वोट काटने को आया है। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए इनके इस इल्जाम को तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 पार्लिमानी सीटें हैं, जरा ये तो बता दीजिए 70 सीट पर नरेंद्र मोदी मित्रों कैसे कामयाब हुए? मैं कामयाब किया गया। फिरोजाबाद की आवाम को मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूं ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप एक फिक्र लेकर उठे यहां से। यह नहीं कि मैं जज्बाती तकरीर कर दूं, आप नारे मारकर खुश हो जाएं और मेरी अना को तस्कीन हो जाए कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। मैं अपनी नाकामी समझूंगा इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तकरीर पर कोई नारे लगाकर मुझे दाद दे। मेरे भाई, ये कोई मुशायरा नहीं है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा या कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं है। मैं बहैसियत एक जिम्मेदार, एक सियासी जमात के आपको फिक्र देना चाहता हूँ और वो ये है कि 70 सीट पर तो बीजेपी कामयाब हो गई। बताइए फिरोजाबाद के गरीब नौजवानों, क्या असदुद्दीन ओवैसी के एक पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन लड़ा था क्या?
तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हो गई? क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? और क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था, नहीं दिया था? क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि मोदी को रोका जाए। फिर मोदी कैसे जीत गया दूसरी जगहों पर? ये सवाल आपके लिए है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मुझे ये बता दो कि समाजवादी पार्टी के 5 MP कामयाब हुए, मुलायम सिंह यादव कामयाब हुए, सुसरे कामयाब हुए, बहू कामयाब हुई, भाई का बेटा यहां से कामयाब हुआ, एक और भाई का परनवासा कामयाब हुआ, एक लालू के दामाद कामयाब हुए, पूरा यादव परिवार कामयाब हुआ। अगर कोई कामयाब नहीं हुआ तो संभल के शफीकुर रहमान पर कामयाब नहीं हुए। तो बताओ फिरका परस्त कौन है? बताओ फिरका परस्त कौन है? कौन बीजेपी की मदद कर रहा है? ये लोग खानदान को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं खानदान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ये शेर और बबर को कामयाब करवा है। हम पर इल्जाम लगाने वालों, सुनिए, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, ना तुम कर सकते, ना तुम्हारे खानदान का कोई फर्क कर सकता मेरी जबान का। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, आपकी तरह प्रोफेसर तो नहीं हूं मैं। आप प्रोफेसर हैं, मैं कहां हूं? मैं तो सिर्फ थोड़ा पढ़ा। मेरे मरहूम वालिद ने मुझे लंदन भिजाया कि कहा कानून पढ़ो, मैं कानून पढ़ लिया। फिर कहा कि बैरिस्ट्री की डिग्री करो, मैंने कर लिया। जाहिर है एक बैरिस्टर में और प्रोफेसर में तो जमीन आसमान का है। कहां प्रोफेसर और कहां बैरिस्टर? महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, पंडित नेहरू बैरिस्टर थे, वो प्रोफेसर नहीं थे। समझे आप? ये हम बताना चाहते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आप आएंगे तो वोट कट जाएगा। मेरे भाई, मुझे ये तो बता दो, बरसात क्यों कामयाब नहीं हुए? और फिर आज कांग्रेस पार्टी से अलायंस, कांग्रेस पार्टी से भी 2 ही जीते, 2 ही जीते, तीसरा नहीं जीता। कहां गया तीसरा? तो कोई नहीं बता सकते। इनका वोट चला गया मोदी के पास, इनका चाहने वाला चला गया मोदी के पास, और हम मोदी को रोकने के लिए बराबर वोट डालते गए, बराबर वोट डालते गए। अब से नहीं, हमने आजादी के बाद से आज तक किसी फिरका परस्त को वोट नहीं किया। हमने कभी किसी फिरका परस्त पार्टी को साथ नहीं किया। और जब मैं कह रहा हूं हम, इससे मुराद सब, इससे मुराद सिर्फ आप या मैं नहीं, इससे मुराद सब है। बताइए फिर हमारे मसाइल हल क्यों नहीं होते? हमारे मसाइल हल क्यों नहीं होते? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो आपके सामने बड़े ही अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं कि मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि तकरीर जज्बाती करता है। हाँ, अगर मेरी तकरीर जज्बाती होती है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं क्या करूं कि अगर मेरी जबान में कड़वाहट है तो ये कड़वाहट इसलिए पैदा हुई कि मैंने 65 साल तुम्हारे दौरे इख्तियार को देखा। मैंने 65 साल में उत्तर प्रदेश में जीडी पंत से लेकर बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों की क़ियादत को देखा। और जब मैं नजर दौड़ाता हूं उन तमाम के क़ियादतों पर, इनकी हुकूमतों पर, देख देख कर, पढ़ पढ़ कर
मेरी जबान में कड़वाहट पैदा हो गई, अगर मेरी जबान में कड़वाहट है नौजवानों, तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की कुर्सी तो अवाम की ओर से हासिल की, मगर मजलूमों से इंसाफ नहीं किया। आज मेरी जबान में कड़वाहट है, दुश्मनों के लिए कड़वाहट नजर आती है, मगर याद रखो खुदारा मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी की जबान में कड़वाहट नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी हक को बयान करने की कोशिश कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों के हुकूक को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी उन लोगों के गम को बयान करने की कोशिश कर रहा है जो उत्तर प्रदेश की जेलों में मासूम सड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जबान अगर खुलती है तो तुम्हारे हक के लिए। ओवैसी फिरोजाबाद को अपने लिए नहीं आया है, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इलेक्शन लड़ने इसलिए आई है कि तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, ताकि तुम इस कार्रवाई को सबको लीडर बनाया, जीबी पंत को लीडर बनाया, हमने जीबी पंत पर भरोसा किया, हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा, हमने किस किस को नहीं देखा, मुलायम सिंह यादव को देखा, राजनाथ सिंह को देखा, कल्याण सिंह को देखा, अब अखिलेश को देख रहे और ये कह रहे हैं, अखिलेश कहते हैं काम बोलता है, ये नहीं कहते चाचा क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं कहते पिताजी क्यों नहीं बोल रहे आजकल, काम बोलता है ना। तो सुनो तुम्हारा काम सुनाता हूं मैं। यहां से इटावा कितना दूर है? अभी रास्ते में नजर आया इटावा सफारी पार्क। सफारी पार्क का वाकया सुनिए। अखिलेश यादव ने इटावा सफारी पार्क में हिंदुस्तान के जंगलों से, जू से 12 बबर शेर को लाकर रखा। वो जंगल में बबर है इटावा के, तो फिरोजाबाद के खुली हवाओं में फिरने वाला एक बबर है। तो खैर वो बेचारे बबर को लाकर इटावा के जू में रखे। अखिलेश कहते हैं ना काम बोलता। 6 बबर मर गए, 6 मरे खाली। तो अखिलेश को बड़ी तकलीफ, सुना के पेट में दर्द हुआ, बड़े नाराज हो गए। कहा कैसे मरे? कहा कि लंदन से डॉक्टर को बुलाओ और मालूम करो कि 6 कैसा मरे। हाय अखिलेश यादव, आपका काम बोलना, 6 बेजुबान जानवर मर गए तो आपने लंदन से डॉक्टर बुलाए। कभी आपने ये डॉक्टर को बुलाकर पूछा कि फिरोजाबाद में 12-13 घंटे जो नौजवान अपना सीना आग के सामने रखकर जो शीशा बनाता है, उसके फेफड़ों को क्या होता है? कभी आपने कोई डॉक्टर को बुलाकर कहा कि फिरोजाबाद में ये जो नौजवान शीशा बनाता है, आग के सामने खड़े होकर फूंक फूंक कर जिसका कलेजा छन्नी हो जाता है, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, उसको ESI भी नहीं मिलता। क्या अखिलेश ने कभी कोई दिन क्लास बनाने वालों के लिए डॉक्टर को बुलाया लखनऊ से? ये इनका काम बोलता है। जानवर मरे तो लंदन से डॉक्टर, और फिरोजाबाद के गरीब झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में जो मजलूम नौजवान जिंदा रहता है, जो रात में खास खास कर सो भी नहीं सकता, और जब नींद लगती है तो फजर की कज़ा हो जाती है, और उसके बाद उसको अपनी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ना होता है। यह देश का विकास है मेरे भाई, ये इनका विकास है। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज नहीं हूं,
मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि थाली मारो, नहीं मेरे भाई। आज मुक्का बनाओ और कहो कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। ये हम 65 साल से इनके लिए थालियां मारती आए हैं, अब थाली नहीं मारेंगे। हम अपने घरों में जाकर रोते हैं। हम नौजवान अपनी माँ के सामने कभी अपने माँ के गिरबान में सर रखकर एक नौजवान रोता है, और जब अम्मा पूछती है कि बेटा बता आज क्यों रो रहा है, तो बेटा कहता है अम्मा कि तेरे गिरबान में सुकून मिल रहा है इसलिए मैं सर रख कर रो रहा हूँ। वो नौजवान अपने मसाइब को अपनी माँ के सामने बयान नहीं कर सकता। वो नौजवान अपने जज्बात की तर्जुमानी अपने माँ के सामने नहीं कर सकता, इसलिए कि माँ को तकलीफ पहुंचेगी। नौजवानों, अब अपने माँ के गिरबानों में या उनके बाजू फैल कर रोने का वक्त नहीं है। आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन तुमको एक मुतबादिल दे रही है। तुम नहीं रोगे, जो तुम्हारा हक नहीं दिया तुम उनको रुलाओ। ये हिंदुस्तान में हम नहीं रोएंगे मेरे भाई, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं गम खाएंगे, हम नहीं रोएंगे। हम 65 साल तक रो रो कर आज हमारी आंखों में आंसू भी नहीं आते। हम जालिम के जुल्म को नहीं सहेंगे। हम हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और ये संविधान आर्टिकल 21 पढ़कर सुनाओ, आपको नहीं, आपको नहीं मिलेगा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए तो यहाँ पर आए। आप इतने काबिल हैं कि यहाँ मेरे करीब आ गए। आप इतने जियाले हैं कि मैं आपके दरमियान में से चलता हुआ आया। उत्तर प्रदेश की कोई भी सियासी पार्टी का ऐसा जलसा नहीं होगा। अगर कोई युवा, अगर कोई अखिलेश आते हैं या फिर यादव परिवार के आते हैं या कांग्रेस के आते हैं या बीजेपी के आते हैं, तो 2.5 से 20 फीट 15 फीट तो कोई नहीं ठहरता। गाड़ी के करीब कोई नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी से उतरा तो आपने अपनी मोहब्बत कैसे मजारे किए कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं किसी के कदमों में ना गिर जाऊं। मगर अगर गिर भी जाता तो गम नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने गिरने को तैयार हूं। मैं मोदी अखिलेश। अब उनके जलसे में क्या होता, पुलिस आके बोलती देखो 20 फीट, वो क्यों रखते 20 फीट? मैं देखा अपनी आंखों से। मैं हैदराबाद में पुलिस ऑफिसर ने पूछा इतना फासला क्यों रखते आप दूसरी पार्टियों में? तो अस्कर बोले साहब अगर कोई चप्पल फेंकेगा तो जायज तक नहीं पहुंचता। अब मुझसे कहा आप भी दूर बनाइए। मैंने कहा अगर चप्पल फेंकेंगे तो मैं रख के घर को लेके जाऊंगा। काफी बना करके देखो, मुझे आवाम ने कुछ नहीं दिया मगर एक चप्पल तो दिया, जिंदगी भर सजा के रखूंगा उसको। तो पुलिस वाले बोले अजीब आदमी है आप। बोला हो कब से हम अजीब ही हैं। बहरहाल मेरे भाई, आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये था दस्तूर की किताब दुर्गादास बासु। आर्टिकल 21 जो लोग मुझसे कह रहे थे ना ये हैदराबाद नहीं फिरोजाबाद है, ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 21 पेज नंबर 124 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 का मतलब एक अच्छी आबोहवा मिलना, ये हर हिंदुस्तानी का बुनियादी हक है। ये हर हिंदुस्तानी का बुनियादी हक है। क्या समाजवादी पार्टी एक अच्छी आबोहवा देती है आपको? क्या समाजवादी पार्टी के 5 साल के इक़्तिदार में क्या आपको डॉक्टर की सुविधा मिली? क्या आपको इज्जत मिली? राइट टू रेपुटेशन आर्टिकल 21 में है।
जब ये सब नहीं मिला तो फिर विकास क्या बोलता? विकास बोलता है अरे तुम बोलते हम झेलते, अखिलेश बोलते दलित झेलता, अखिलेश विकास बोलते मुसलमान झेलता। अरे विकास तो इटावा में हुआ, विकास तो सिर्फ सफाई में हुआ, विकास तो कहीं नहीं हुआ। ये और बात है कि लखनऊ के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अगर बोल देते हैं और ये समझते हैं कि विकास हुआ, विकास नहीं हुआ मेरे भाई। ये संविधान ये कहता है और ये आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 में साफ पानी मिलना लिखा हुआ है। यही तो हमारी लड़ाई है मेरे भाई, यही तो हमारी कोशिश है कि आपको आपके हुकूक मिले, चाहे कोई किसी मजहब का हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूँ, मैं सब मजहब को मानने वाला हूँ, मैं सब मजहब की इज्जत करने वाला हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ये तमाम मज़ाहिब को मानने वाला मुल्क है। इस मुल्क की खूबसूरती है, इसका इतिहास, इसका प्लुरलिज्म है, इसकी भाईचारगी है और मैं इस भाईचारगी को मजबूत करने चाहता हूँ। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे मगर हिंदुस्तान की भाईचारगी हमेशा बाकी रहेगी और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत और इख्वत हमेशा के लिए हिंदुस्तानियों में बाकी रहेगी। ये अवलीन काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची। अहम बात और है मेरे भाई, अखिलेश वादे की बात करते हैं। अच्छा बात सुनो, इनका वादा, ये वादा किए थे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। ठीक है, नहीं मैं तो रात भर बोलने तैयार, दूसरा काम आता ही नहीं सिवाय बोलने। समाजवादी पार्टी ने अपने 2012 के इलेक्शन मंशूर में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में और अब के इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया। क्या वादा किया? कि वो एक कैंप करवाएंगे और कैंप के जरिए अक़लियतों में उनको नौकरी दिलाएंगे। 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया गया। 2012 का इलेक्शन मैनिफेस्टो, मैं जो कुछ कह रहा हूं, कल जब समाजवादी पार्टी का जलसा होगा तो आप पूछ लेना उनसे कि क्या तुमने कोई कैंप किया जिसकी बुनियाद पर मुझे नौकरी मिली? तो बताया जाएगा कोई कैंप नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं हुई। 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह बात कही गई थी कि मुस्लिम इलाकों में कैंप करवाकर पुलिस में भर्ती करवाई जाएगी। बताओ कहां पर कैंप हुआ? और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरी पुलिस फोर्स के जो मंजूर शुदा जायदादें हैं, सैंक्शन पोस्ट है, वो 3,65,000 है और अब फिल वक्त उसमें 55% वैकेंसी है। जो पुलिस के अहदेदार आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपकी कुर्बानी को सलाम करता हूँ। बल्कि अखिलेश को तो ये चाहिए था कि आपको डबल तनख्वाह दे, आप पर जुल्म कर रहा है समाजवादी पार्टी। आप 55% जायदादें खाली हैं पुलिस की उत्तर प्रदेश में और इतने नौजवानों को नौकरियां मिल सकती थी, सबको मिल सकती थी, मगर इसको पूरा नहीं किया। और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमने 5 साल में 4,60,000 नौजवानों को नौकरियां दी। मैं फिरोजाबाद में खड़े होकर आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ मेरे भाइयों नौजवानों, क्या 4,60,000 जो नौकरियों का दावा किए कर रहा है, क्या आपको नौकरी मिली? जरा टीवी वालों जरा आवाज तो दिखाओ कम से। टीवी चैनल पर रात के 9 बजते ही बोलते हैं वो ऐसी में ये बोल दिया।
से भड़काऊ भाषण कर दिया, ओवैसी फिर से कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया। जरा ये भी तो दिखाओ कि 4,60,000 नौकरियों का वादा किए कर रहे, और लोगों से जब पूछा जाता है बताओ नौकरी मिली, तो आवाज आती है नहीं मिली। तो फिर समाजवादी पार्टी विकास कहां का बोलता है तुम्हारा? और साइकिल पर बैठकर अब कह रहे हैं कि एक पहिया मैं हूं, एक पहिया कांग्रेस है। वाह रे वाह, अब एक साइकिल को एक आदमी नहीं चला पा रहा है, दो बैठकर चलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कहां बैठेगी कांग्रेस? पीछे बैठेगी या सामने बैठेगी? याद रखो, ये जो मिलन तुम्हारा हो रहा है, ये अब तुम आवाम को धोखा नहीं दे सकते। अब हम अपने वोट को जाय होने नहीं देंगे। फिरोजाबाद से अगर बीजेपी की कामयाबी को रोकना है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। समाजवादी पार्टी के कौन कौन से वादे तुम्हारे सामने बयान करूं, कौन से वादे उन्होंने पूरा किए। कहा था 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि मुस्लिम इलाकों में उर्दू स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी अपर प्राइमरी। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी से, बताओ तुमने फिरोजाबाद में कितने उर्दू स्कूल खोले? बता दो, लिस्ट फराहम कर दो यहाँ की आवाम को। कोई नहीं फराहम कर सकते। 2012 में कहा था कि जो बच्चे जेलों में हैं उनको छोड़ा जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को, उन 100 बच्चों के नाम और पते बता दो जिन्होंने 5 साल में तुमने छोड़ा, जिनको तुमने कंपनसेशन किया। तो जवाब आएगा 0 0 0। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी से कि बताओ, तुमने वादा किया था उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियतों से 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो कि तुम 18% रिजर्वेशन दोगे। कहां गया तुम्हारा वादा? तुम एक कमेटी नहीं बनाए। अरे तुम्हारा विकास समाजवादी वालों, तुम्हारा विकास नहीं, तुम विकास के नाम पर हमको धोखा दे रहे हो। मैं जो कुछ कह रहा हूं इन इलेक्शन मैनिफेस्टो को सामने रखकर कह रहा हूं। वादा किया था कि दरगाह एक्ट बनाएंगे, वादा किया था कि वक्त की जायदादों पर जो कब्जा हो उसको निकालेंगे। बताओ फिरोजाबाद या फिर आगरा में कितने वक्त की जायदादें हैं, कितने आपने उसको कब्जों से खाली करवाया? तो मालूम होगा सबसे बड़े लैंड ग्रैबर तो आप ही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाचा जान ने कहा, चाचा जान ने कहा। चाचा शिवपाल ने अगस्त 15, 14, 17 को अखबार में बयान किया। मैं जब पढ़ता हूँ भूलता नहीं हूँ। बयान किया था कि लोग जमीनों वादे आपने पूरे किए और मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं वोट काटने को आया हूँ, सेकुलरिज्म को कमजोर करने को आया हूँ। तो समाजवादी पार्टी में आज शिवपाल भी है और अखिलेश के एक और चाचा जान भी है जो बड़े उनके करीब हैं। शिवपाल ने खत लिखकर कहा था कि ये शख्स बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का काम समाजवादी में कर रहा है। अरे एक दूसरे के खानदान के चाचा एक चाचा पर इल्जाम लगाता है। बताओ कि यादव साहब, क्या आपके वालिद बुजुर्गवार मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है? आपने नहीं पढ़ा उस बयान को? तो फिर क्या मैं हूं? मैं कर रहा हूं ये सब? आप फैसला करो मेरे भाई। आपके सामने रख रहा हूं और डालने का इख्तियार आपको है। मैं पुकार पुकार कर थक भी जाऊंगा तो शायद आपके दिल तक मेरी बात ना पहुंचे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जमहूरियत में इख्तियार आवाम का है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि हक़ाइक़ और हक़ को जब बयान करूंगा वो जरूर हर इंसान के दिल में बात उतरेगी और दिलों को मोड़ने वाला तो अल्लाह है। मैं अल्लाह से भीख मांगता हूं कि परवरदिगार आप तमाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की
मोहब्बत को पैदा कर दे। इनके इल्जामात, इनके वादों को तुम्हारे सामने रखकर पूछ रहा हूं मेरे भाई, बताओ कौन से वादे उन्होंने पूरे किए थे? 2012 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई फसाद नहीं होगा, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट है कि 3 साल में उत्तर प्रदेश में 10,000 से छोटे बड़े कम्युनल राइट्स हुए। बताओ अखिलेश, ये तुम्हारा विकास है कि तुम फिरका परस्ती को नहीं रोक सकते और आज तुम हमको तहफ्फुज़ नहीं दे सकते, हमारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे घर की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं देते, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देते, हमारे बच्चियों को डिग्री कॉलेज नहीं देते, हमारे महलों को पानी नहीं देते, हमारे नौजवानों को जेल से नहीं निकालते। अरे बताओ, तो क्या मैं तुमको वोट डालकर अपने आप को तबाह करूं या फिर जिंदा रखूं? फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। मेरी आवाज खत्म हो जाएगी मगर जमहूरियत में फैसला आपको करना है। और जब यहां से उठोगे तो एक फिक्र लेकर उठो, खुदा की एक अज़म करके उठो कि नहीं, अब नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। अब मैं डर डर कर वोट नहीं डालूंगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह। हमने कब बीजेपी का साथ दिया? कब दिया हमने साथ? ना कभी दिए, ना कभी देंगे इंशाअल्लाह। और हम अकीदे से पूछना चाहते हैं, अगर मोदी को जिंदगी भर याद रखा जाएगा, किस लिए याद रखा जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मोदी ने हिंदुस्तान के संविधान पर हल्फ लिया और हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होगा वो हर हिंदुस्तानी की जान की हिफाजत करेगा। क्या हम 2002 को भूल सकते हैं? जब हम 2002 को नहीं भूल सकते तो फिर कांग्रेस हमसे कह रही है कि मुजफ्फरनगर को भूल जाओ, अखिलेश को माफ कर दो। मेरे भाई, अगर माफ करना है तो दोनों को माफ कर दो और मुझे तुम्हारा साथी बना दो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, इसीलिए तो बदनाम होता हूँ, इसीलिए तो कलेजा जलता है, इसीलिए तो जबान में कड़वाहट पैदा होती है, इसीलिए तो खून के आंसू रोता हूँ रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार कौन इंसाफ करेगा बता दे। जिनके हाथ में तूने इख्तियार दिया वो हम इंसाफ नहीं कर रहे। मेरे भाई, आज हमारे पास एक ताकत है, नौजवानों को तुम मेरी बात को समझो। कम से कम जब इस दुनिया से जाएंगे तो एक तिश्तगी दिल में तो नहीं रहेगी कि मैंने कोशिश नहीं की। एक कोशिश करो, 65 साल हो चुके हैं सेकुलरिज्म के झूठे दावों पर हमको धोखा दिया गया। आज नौजवानों उठो, बुजुर्गों मेरी सरपरस्ती करो। अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे कान पकड़ लो, अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे सजा दो, मगर खुदा के लिए मैं जो बातें कह रहा हूं उसको सुनो। अगर उसमें सच्चाई है, उसमें हक़ानियत है तो तुमको उसको समझना पड़ेगा और उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं आया हूं मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुमको लीडर बनाने के लिए आया हूं। और कांग्रेस सपा बीएसपी कहती है कि तुम हमको लीडर बनाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम बनाओ, तुम बनाओ, तुम बनाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए बीजेपी पे बात करते हैं। शुरू में बोल देता तो आप बोलते हैं जल्दी खत्म कर दिए। मेरे भाई, बीजेपी 2.5-3 साल से इक़्तिदार पर, आप लोग बोल तो नहीं हुए ना? सुना चाहे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खाली सुन के नहीं चले जाना। ये तो नहीं कहेंगे, ये बात तो अच्छी किया ओवैसी,
मगर वोट क्या करेंगे? अगर वैसी बात अच्छी किया, सच्ची किया, पक्की किया, तो फिर आप वोट भी हमको दो, पतंग को लाओ। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ कर बहुत अच्छा बोला। भाई साहब, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी शहनशाही करने के लिए यहाँ पर आया हूं। मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करने की तरगीब और गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि 11 फरवरी का वक्त बहुत कम है और आपको एक बड़ा फैसला लेना है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का। कल इलेक्शन मैनिफेस्टो शाह साहब रिलीज करे, लखनऊ में रिलीज करे अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो। और पहली बार उसने क्या कहा कि अगर बीजेपी को सत्ता मिलेगा उत्तर प्रदेश में तो जितने स्लॉटर हाउस हैं बीजेपी बंद कर देगी। मैंने कहा अच्छा, आप स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे तो फिर क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट बंद कर दो, गोश्त का बंद कर दो पूरा एक्सपोर्ट। आपको मालूम, फिरोजाबाद की आवाम सुन ले कि हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है ब्राजील के बाद, जो 1 मिलियन टन से ज्यादा गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। आए मित्रों, तुम्हारी मोहब्बत। आए शाह साहब, 1 मिलियन टन गोश्त एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, पूरा बंद कर दो ना। नहीं करेंगे। अगर बंद करेंगे तो 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। कितना होगा? शाह साहब, अब बच्चे भी बोल रहे 20,000 करोड़। 15 लाख तो नहीं भूले ना आप? ये 3 साल में 15 लाख नहीं आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था, भाइयों बहनों, लाख का पैसा डालेंगे तो हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख होगा। आए वजीर आजम, 15 लाख की जगह 1500 नहीं आए। कहाँ गए तुम्हारे 15 लाख के बादले? पूरा स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे। अरे एक्सपोर्ट ही बंद कर दो ना। नहीं करेंगे। गोवा में इलेक्शन लड़ रहे, गोवा में आज भी वहां पर अब आप बोलिए, अब मैं अगर मैं बोलता उसको तो बोलेंगे देखो इशारे में। वहां बंद नहीं करेंगे, यहां बंद कर देंगे। क्यों? गोवा में उत्तर प्रदेश में कितना फर्क है। वहां पर भी तो आपकी हुकूमत है, वहां पर भी तो आप इख्तियार में आना चाहती हैं, मगर नहीं। इनकी दोगली पॉलिसी बीजेपी, इनकी दोगली पॉलिसी। और फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। मेरे तो कान पके अकेले भी बोले लैपटॉप। अरे लैपटॉप लैपटॉप क्या है यहाँ पे? लैपटॉप ले लो, अकेले बोले लैपटॉप लो, बाद में कर दिया मेरिटोरियस। अब बीजेपी बोली लैपटॉप सबको देंगे, एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ देंगे। अरे क्यों धोखा दे रहे? उत्तर प्रदेश में टेली डेंसिटी, यानी टेली डेंसिटी का मतलब 1000 लोगों पर मुश्तमिल कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। हिंदुस्तान का जो नेशनल एवरेज है वो 81% है। उत्तर प्रदेश का कितना है? अखिलेश और मोदी 61%, यानी सबसे कम आपके रियासत में है। और ये बोल रहे लैपटॉप ले लो। अरे टेलीफोन नहीं है, कनेक्शन है। और फिर बोल रहे कि जो अगर लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, यानी जो मुजफ्फरनगर के बाद एक बाउंड उठाया गया था कि लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, लोग अगर गांव छोड़कर चले गए तो तुम डीएम को जिम्मेदार बनाओगे? अरे कभी ये तो पूछ लेते कि लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान
शपथ और अपने पेट के लिए बंबई, हैदराबाद, दिल्ली क्यों जाता है? कभी उसके लिए तो कमीशन बना देते। हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, दलित भी जाता है, ये सब जाते, मगर नहीं फिरका परस्ती को फरोग देना है। बीजेपी को फिरका परस्ती को फरोग देना है। अगर कमीशन बना के बोल दे तो उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान क्यों जाती है? और क्यों मोदी के 500,000 की नोट बंद होने के बाद आज नौजवान नहीं जा रहा है? स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तो हजारों लाखों की तादाद में नौजवान वापिस आ रहा है, इसलिए कि दिल्ली में उसका काम बंद हो गया, मुंबई में उसकी नौकरी खत्म हो गई, चेन्नई में उसका पूछने वाला नहीं है, पंजाब की खेतों में काम करने की हमारी जरूरत नहीं है। मेरे भाई, ये काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किया। 500,000 की नोट ले ली और तमाम हिंदुस्तान के गरीबों पर एक काली जरब लगाई। आज फिरोजाबाद में क्या ये हकीकत नहीं है कि फिरोजाबाद में गिलास का काम नहीं हो रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। मुरादाबाद में ब्रास का काम नहीं हो रहा है। अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्री पर ताला लग चुका है। लखनऊ में जरदोजी के काम करने वाले 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान और बेहाल है। उत्तर प्रदेश के मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। हर शख्स परेशान है, मगर अगर कोई खुश है तो मोदी है। हाय आपकी खुशफहमी, याद रखो आपकी खुशफहमी जो आप हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन में खड़ा किए। 11 फरवरी के दिन वजीर आजम जब उत्तर प्रदेश का गरीब वोट डालने के लिए लाइन में जाएगा तो उसके दिलो दिमाग पर एक ही चीज रहेगी कि जिसने मेरे पैसों के लिए मुझे 10-10 घंटे लाइन में खड़ा किया, आज मैं 1 घंटा ठहर कर उसको शिकस्त दूंगा और मने को कामयाब करूंगा। आप बताइए मेरे भाई, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा, अच्छा आपको और एक बात कर दिए, असल अहम बात भूल गया। उन्होंने कहा, शाह साहब ने कहा, मेरे को फिर आप बुक नहीं करना, शाह साहब ने कहा कि अगर औरतें चाहेगी तो बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनेगी हम ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। शाह साहब, हम भी थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं, क्या आपकी बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं कर चुकी है? क्या आपकी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? अब कौन सी बात आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की आवाम को नौकरी चाहिए, उत्तर प्रदेश की आवाम तड़प रही है, सिसक रही है 500,000 नोट की वजह से। उत्तर प्रदेश की आवाम अखिलेश की सरकार के तकालीफ के बिना पर तड़प रही है, मगर बीजेपी को याद आता है ट्रिपल तलाक। अब अखबार वालों लिखना, आप कल ओवैसी ने बोला, शाह साहब बोले तो नहीं बोलेंगे, क्यों शाह है बोल के उनकी शाही है क्या? अरे याद रखो, मेरी शाही में है फकीरी है, मेरे पास हुकूमत नहीं है, मगर अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं दी है। आज आप देखिए, इतने लोग बुंदेलखंड में घास खाकर मर गए, अखिलेश की सरकार मदद नहीं की, सूखा जब था। आज दोनों कह रहे लोन माफी कर देंगे। अरे आपने क्यों नहीं किया? आप दोनों ने नहीं किया। मेरे भाई, ना अखिलेश में फर्क है ना मोदी में फर्क है। याद रखो 2014 को मोदी ने सपनों का सौदागर बनकर सपने दिखाए, हथेली में जन्नत दिखाया। 3.25 साल में आज हिंदुस्तान का गरीब परेशान है। आज वही एक्टिंग, वही डायलॉग, वही चीजें अखिलेश कर रहे। विकास बोलता है, मोदी बोलते थे डेवलपमेंट, इंडिया फॉर
दोबारा गलती मत करो मेरे भाई। कल तक ये लोग समझते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुतबादिल के तौर पर आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम कल तक हालत मजबूरी में कभी मुलायम सिंह को वोट दिए, कभी बहन जी को वोट दिए, कभी कांग्रेस को वोट दिए। और याद रखो मेरी इस बात को, फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों, मोदी के पास 280 सीटें हैं। मोदी अपने आप को वजीर आजम से ज्यादा डिक्टेटर समझते हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर गरीबों को फायदा मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाना चाहिए। याद रखो, अगर फिर से उत्तर प्रदेश में कोई 200 असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाएगा तो तुमको, हमको, गरीबों को कोई नहीं पूछेगा। वो बोलेंगे हमने अलायंस किया, हम जीत गए, अब 5 साल के बाद दोबारा तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे ओवैसी को रोको, ओवैसी वोट काटने आया है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हरगिज बीजेपी को वोट मत दो, मगर अपनी पार्टी का साथ दो, मजलूमों का साथ दो, गरीबों के हक के लड़ने वालों का साथ। आज आप बताइए, अगर 280 सीट लाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया, अगर फिर से उत्तर प्रदेश में कोई 200 असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाएगा, जिसके पास 200 विधायक होंगे, तो उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम, याद रखो, कोई तुम्हारी तरफ रुख कर नहीं देखेगा। इसलिए अपने उम्मीदवारों को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। लोग बोलते हैं मजलिस के अगर 8-10 इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा। अरे मैं तुमको 8-10 की बात तो दूर की, जब तुम्हारा ये पागल भाई, जब तुम्हारा ये दीवाना, जब ये तुम्हारा गुलाम, जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तकरीर करने के लिए, मजलूमों के इंसाफ की बात करने के लिए, तो तुम देख लो कि मेरी एक आवाज को दबाने के लिए 200 बीजेपी के एमपी खड़े हो जाते हैं। और जब मुलायम सिंह यादव खड़े होते तो सब मजे बोले लेके सुनते। जब समाजवादी के कोई खड़े हो जाते तो बोलते अपना ही है, बोलने दो। और जब हम खड़े होते तो पूरों को खड़ा होना पड़ता टेंशन में। ये काम, ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा। फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों, मेरे सरदार मार बहनों, मेरे बुजुर्गों, खुदा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मौका दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा, उत्तर प्रदेश और फिरोजाबाद आता रहूंगा। जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो इंशाअल्लाह ताला तुम याद रखना, मेरा जिस्म जमीन में गल जाएगा, मगर मैं नहीं रहूंगा। लोग आते रहेंगे, तुम्हारे सामने आपको बयान करते रहेंगे। मेरे भाइयों को अब 65 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है। अब और नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मोदी से नहीं करेंगे, हम सपा से नहीं करेंगे, हम बीएसपी से नहीं करेंगे। अरे डरना किस बात का है? ये संविधान सबके लिए बराबर है। ये संविधान मुतालबा करता है सबसे इंसाफ करने के लिए। हमारी लड़ाई संविधान के हकूक की लड़ाई है। उठो नौजवानों, और बीजेपी का ये पैगाम कि अब राम मंदिर बनाएंगे। अरे कितने राम के नाम पर तो कितना इक़्तिदार बनाओ। कोर्ट में केस चल रहा है। माफी चाहता हूँ, मुझे रुकना चाहिए। अब राम मंदिर का मसला उठा, गवर्नेंस चला गया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। इनके पास कोई इशू नहीं है।
बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि फिरोजाबाद में आप गिलास का काम करते हैं। आप बड़ी एहतियात के साथ उस गिलास में खूबसूरती पैदा करते हैं। मेरे भाई, अगर कोई उसको तोड़ देता है तो उस फनकार को कितनी तकलीफ होती है। आप जब इतनी मेहनत से, इतनी जुस्तजू से और आग के सामने ठहर कर इस गिलास को बनाते हैं, जब वो गिलास की कोई कदर नहीं करता तो बनाने वाले को तकलीफ पहुंचती है। मेरे भाई, जिस तरह तुम गिलास में खूबसूरती पैदा करते हो, कभी अपने दिल पर भी हाथ रखकर सोचो कि कितने मर्तबा हमारे दिलों को तोड़ा गया, कितने मर्तबा हमारे जज्बात को इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने अपने पैरों तले रोन दिया। आज फिरोजाबाद में आप चूड़ियां बनाकर पिलाते हैं ना। मेरे भाई, याद रखो, ओवैसी तुमसे कह रहा है कि तुम चूड़ियां बनाते हो किसी को पहनाने के लिए, पहनने के लिए नहीं। आज तुम उनको चूड़ियां पहनाओगे और अपनी मर्दानगी का हिंदुस्तान के संविधान पर अटूट यकीन का मुजाहरा करोगे। तुम अटूट यकीन का मुजाहरा करो। मेरी लड़ाई, मेरे भाई, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई समाजी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई माशी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई तहजीब को बचाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई ज़बान, रस्म और खत का तहफ़्फ़ुज़ करने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई आपकी आवाज सुनने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई ये है कि हिंदुस्तान का संविधान जो समाजी, माशी इंसाफ की बात करता है, उसकी तमानियत देता है। हमारी लड़ाई यह है कि संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स है उसको हासिल किया जाए। आओ फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों जो सियासी आखाओं की गुलामी नहीं करते, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने दौर का इस्तेमाल करो। 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से रवाना होइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी अल्लाह रखेगा। जिंदगी अगर वफा करेगी तो बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। हाँ, ये आपसे आखिर में अपील है कि जब आप इस जलसेगाह से जाएंगे तो आराम से जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए, कमर से अमन से जाइए ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। पुलिस का ताउन करिए, उनके काम में कॉपरेशन करिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए और 11 के दिन मजलिस तोड़ दीजिए। शुक्रिया। खुदा